नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरी आवाज़ क्लियर है आप सभी दोस्तों को। स्वागत करता हूं उजांक आईएएस एकेडमी के इस मंच पे। और आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और वो ये कि यूपीएससी एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें और यहां से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये क्लास उन सभी के लिए है जो अभी आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, जिनके दिलों में एक आग है कि वो अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं, वो सही स्टेप जानना चाहते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बताऊंगा जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और आप देखिए इसमें कितने स्टेप आप फॉलो करते हैं और कितने स्टेप अभी आपको फॉलो करना बाकी हैं। तो आज ये पूरा जो विहंगम दृश्य होगा वो ये होगा कि यूपीएससी को पहली कोशिश में कैसे क्रैक करें, कैसे जो है आप इसमें एग्जाम टॉप करें और आप भी इनकी तरह इतिहास लिख सकते हैं। आपके भी ढेर सारे फॉलोअर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही हो तो मुझे आप चैट बॉक्स में बताएं यस सर, वॉइस इज क्लियर, एकदम सही है और आज आप मुझे सुनने को तैयार हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। और मुझे आपसे चाहिए पेन और पेपर। लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या आप रेडी हैं? आप में से कितने लोगों का सपना है आईएएस टॉप करने का? कितने लोगों के अंदर ये हिम्मत है वो यहां पर खुले मंच पर कह सकते हैं कि मैं तैयारी आईएएस को टॉप करने के लिए कर रहा हूं, मेरे अंदर वो ताकत है, मेरे सपनों में जान है। मैं सबके कमेंट चाहता हूं कि कौन से लोग हैं जो इस मंच पर पूरी ताकत के साथ बोल सकते हैं यस सर, मैं यूपीएससी टॉप करने की हिम्मत रखता हूं। आज मैं जानना चाहता हूं, आज मैं आपके अंदर से वो आवाज जो है वो यहां देखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पता चले कि आपके अंदर वो हिम्मत, वो ताकत बनी हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं। कितने लोग हैं जो अपनी रैंक को मुझे लिखकर बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स मुझे चाहिए ताकत के साथ। यूपीएससी टॉप करने का मद्दा किसमें है? कितने लोग जो है इनको फॉलो करते हैं और वो भी चाहते हैं कि अगले सालों में इस तरह के थंबनेल, इस तरह के फोटोज में उनका भी नाम आए? कितने लोग हैं, मैं यहां पर जानना चाहता हूं। कितने लोगों की हिम्मत है कि वो खुलकर कह सकते हैं यस, यूपीएससी टॉप करने का मेरे अंदर हिम्मत है? अगर है तो मुझे लिखकर बताइए यस सर, मेरे अंदर वो हिम्मत है, मैं यूपीएससी टॉप कर सकता हूं। प्लीज, सबसे मुझे ये चाहिए कि पहले क्लास की शुरुआत वहीं होगी, तभी आज आप रणनीति को समझ पाएंगे। अगर है हिम्मत तो लिखकर बताइए कि आपके अंदर वो ताकत है या नहीं। सभी लोग जोश के साथ क्लास की शुरुआत आज जोश के साथ करते हैं, क्योंकि ये रहस्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पॉइंट्स मैं आपको बताता जा रहा हूं, अगर आप उसको अपनी डायरी में लिखते हैं, अगर आप उसके साथ चलते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और देखिए इसमें से कितनी चीजों को आप अपनी लाइफ में उतार पा रहे हैं। सो चलिए शुरू करें हम आज का सेशन जबरदस्त तरीके से। और पूरे देश को दुर्गा पूजा और रमजान की बहुत बहुत बधाइयां। और यही कारण है कि नवरात्रि में रमजान स्पेशल, भारत विविधता का देश है, सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और इसी के उपलक्ष्य में हमारी तरफ से एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रही है। वो सभी स्टूडेंट के लिए जो मेधावी हैं, इस मंच पर सभी मेधावी स्टूडेंट आते हैं, जबरदस्त जोशीले स्टूडेंट आते हैं, वो जिनके अंदर देश और समाज को परिवर्तित करने की इच्छा होती है, तो उन सभी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहे हैं हम संडे को 26 तारीख को। एक ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट है ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस के मंच पर। और वहां पर जो अभी 200 स्टूडेंट की जो फीस होगी, वो जो अभी फाउंडेशन की फीस 40,000 है, वो 6,999 हो जाएगी। इस टेस्ट में आप सभी लोग अपीयर हों और अपीयर होकर आप देखें। इस टेस्ट के बहुत फायदे होंगे, आपके मार्क्स आपको बताए जाएंगे, आप अपनी कमियों को डील कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और इस स्कॉलरशिप टेस्ट का हिस्सा बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। कहता हूं एक बहुत, ये मेरे दिल की बड़ी खास लाइनें हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में कुछ पाना है तो रुकना नहीं। थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लो, रुको नहीं। थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लो, पर कभी हार मत मानो। जिंदगी में हार जाना और हार मान लेना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हार जाओ ठीक है, मैं लड़ा और मैं लड़कर हारा, ये एक अलग बात है। मैं लड़ा तो,
लेकिन मैं बिना लड़े मैंने अपने मन की हार से हार मान ली, मेरी जिंदगी में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो याद रखना, अगर मेरे स्टूडेंट हो तो कभी जिंदगी में हार मत मानना। हार जाओ कोई बात नहीं, मैं लड़ा, आज हारा हूं कल जीतूंगा, लेकिन मैं लड़ा। तो ये याद रखना कि कभी भी हार मानना मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन, टिप्स और रणनीतियां जो पहले प्रयास में यूपीएससी को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा आपकी मदद करने जा रही है। तो आज का जो हमारा फंडामेंटल है, हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, और वो हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम उन प्रैक्टिसेस को लेकर आए जो टॉपर की प्रैक्टिसेस होती हैं, जो हमें टॉप करने में हमारी मदद करेंगे। रेडी हैं सभी लोग? मुझे यस लिखकर बताएं, यस सर वी आर रेडी। क्योंकि आपको न सिर्फ इसे सुनना होगा, अपने जीवन में इसको उतारना होगा, और मुझे यह भी बताना होगा जितने पॉइंट मैं बता रहा हूं उसमें से कितने पॉइंट आप फॉलो करते हैं। क्लास के आखिरी में आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। तो चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। यस सभी लोग जोर के साथ, पूरे जोश के साथ आपको यहां मैसेज करना है और बताना है कि इसमें कितनी प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों शुरुआत बड़ी इंपॉर्टेंट करता हूं। आप लोगों ने बाहुबली पिक्चर देखी होगी। बाहुबली पिक्चर में आपने देखा होगा जब दुश्मन आक्रमण करने वाला होता है, आप सभी ने बाहुबली देखी है, हाँ या ना, मुझे बताते रहें। तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो है वो एक बात होती है कि सामने वाले दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, ठीक है, और हमारी सेना में जो है वो इतने सैनिक हैं। तो वहां पर आपने पिक्चर देखा होगा, पिक्चर से सीन लिया है गूगल से। तो यहां पर उसने बताया कि कैसे हम अपने सैनिकों को कहां खड़ा करेंगे, ठीक है, हम किस तरफ से आक्रमण करेंगे, कौन उत्तर से आएगा, कौन दक्षिण से जाएगा, और फिर एक व्यूह रचना बनाई जाएगी ताकि जो दुश्मन की सेना अंदर जो है वो प्रवेश ना कर सके। राइट, आपने ये पिक्चर देखी होगी, आपने इसको देखो, इस सीन को जो है आपको याद होगा। तो यहां पर क्या है, आपका दुश्मन जो है वो यूपीएससी की जटिलता है, जो टफनेस है, जो देश का सबसे कठिन इम्तिहान है, जो आपको सेलेक्ट नहीं रिजेक्ट करता है, वो आपका सबसे बड़ा जो है वो एक शत्रु के रूप में सामने खड़ा है, जो कहता है कि ये 13 लाख लोग फॉर्म भरेंगे और अंत में केवल कुछ ही लोगों को आईएएस बनने का मौका मिलेगा। तो ये जो है, अब आप सीधे सीधे इससे नहीं टकरा सकते, दुश्मन बहुत बड़ा है। तो दुश्मन को टकराने के लिए आपकी मेहनत, आपकी ताकत, आपका शौर्य, इसके साथ साथ आपकी रणनीति भी बहुत जरूरी है कि आप कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हो। तो आज की मेरी क्लास उस सबसे बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए आपको स्ट्रैटेजी देना है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो जैसे इस पिक्चर में हुआ था कि छोटी सेना होने के बावजूद, दुश्मन बहुत चतुर, चालाक और क्रूर होने के बावजूद यह सेना जीत जाती है अपनी रणनीति की वजह से, वहां पर हम भी जो है विजेता बन के निकलेंगे। तो है दम विजेता बनने का, तो रणनीति को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो मैं इस क्लास में आपसे वो रणनीति डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैसे आप भी अपना बेहतरीन दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम शुरुआत करते हैं यूपीएससी एग्जाम पैटर्न्स के बारे में। तो यूपीएससी एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये 3 स्टेज में होने वाला एग्जाम है। 3 स्टेज में होने वाला एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है, 3 एग्जाम। और ये तीनों की जो स्ट्रैटेजी होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या तुम इन तीनों स्टेजेस की स्ट्रैटेजी के बारे में अवेयर हो, हां या ना? इन तीनों का नेचर कौन कौन जानता है? रेडी? चलिए, तो इन तीनों को समझे बिना कभी यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं बार बार एक बात बोलता हूं, आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। और क्यों कहता हूं? क्योंकि इस एग्जाम में यही सबसे खास बात है। जब तक आप ये नेचर नहीं समझोगे, आपको लगता है कि आप ऐसे देखते हो यूपीएससी का पेपर है, यूपीएससी के एग्जाम में 3 सेट होते हैं और हम क्रैक कर जाएंगे, यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। आखिर ये आपका व्यक्तित्व कैसे चेक करेगा? बड़े ध्यान से इसको सुनना और समझना। जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, इसका नेचर अलग होता है।
प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, बड़े ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव? ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बीच का अंतर क्या होता है, जिसे हम लोग वस्तुनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो नेचर होता है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग नेचर होता है, प्री जो है वो क्या करता है, भीड़ को छांटने का काम करता है। जो सीरियस और नॉन स्टूडेंट होते हैं उनको छांटने का काम करता है। अब जरा वस्तुनिष्ठ की जरा देखो, इसमें क्या होता है कि आप कोई भी चीज XYZ पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो XYZ जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय आपको अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट बनाने होते हैं। अवधारणा का मतलब होता है ये चीज विकसित कैसे हुई, ये चीज विकसित कैसे हुई, इसके आप सेगमेंट्स को जानते हो, विकसित कैसे हुई। ठीक है, हाउ इट डेवलप। अब जब आप इसकी अवधारणा को यानी कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो वहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आपके सामने 4 ऑप्शंस रख दिए जाते हैं किसी भी एक दिए गए क्वेश्चन के ऊपर। बड़े ध्यान से समझना, इसमें से कोई एक सत्य होता है, यह भी ट्रुथ है कि इसमें से कोई एक सत्य है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ, यानी कि आप माइक्रो लेवल पे जा रहे हो, यानी आपके पास बड़ी ढेर सारी इंफॉर्मेशन है और आप उसको माइक्रो लेवल पर जाकर इन इंफॉर्मेशन में सबसे उपयुक्त, सही नहीं, सबसे उपयुक्त आंसर को चुन सकते हो। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, यानी आप माइक्रो दृष्टि, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एनालिसिस, यानी आपके पास भीड़ में से सही चीजें, सही सेंटेंस, सही कॉन्सेप्ट चुनने की क्षमता है। यानी अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूं तो आपके अंदर एक पावर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं रीजनिंग पावर। ठीक है, रीजनिंग पावर आपने डेवलप की है। रीजनिंग का मतलब यह शब्द आया है रीजन से, यानी अगर कोई बात कही जा रही तो उसके कारण मौजूद हैं और जो सबसे उपयुक्त कारण होगा वही मेरा जवाब होगा। यानी यहां पर जो लेवल 1 होता है जिसको हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं, वो बेसिकली आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम होता है। वो आपसे कहा जाता है कि आपने जो चीजें पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है, हमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें से सबसे सही कथन की जानकारी मेरे पास उपलब्ध है। तो लेवल 1 जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपके रीजनिंग माइंड को चेक करता है, आपकी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को चेक करता है और आपसे माइक्रो एनालिसिस की बात करता है, यानी पढ़ी गई ढेर सारे कॉन्सेप्ट में आपने सिंपल एक थॉट को ध्यान से पढ़ा या नहीं पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी में कई बार एग्जाम आया कि गांधी ने बहुत से आंदोलन, गांधी जी ने आंदोलन किए, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, खेड़ा भी किया, चंपारण भी किया, ठीक है, बाढ़ जो है और भी तमाम किए। उसने क्या कहा, क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि चंपारण कहां गए या खेड़ा में कहां गए, ठीक है, या और आंदोलन, उसने पूछा कि इनका सही क्रम क्या है, या दांडी हो गया तो इनका सही क्रम क्या है, यानी गांधी जी के आंदोलन का सही क्रम क्या हुआ, या किसी चीज का आरोही क्या हुआ, अवरोही क्या हुआ। भारत की सीमाएं जो है वो कई देशों के साथ लगती हैं, लेकिन इन सीमाओं का आरोही या अवरोही क्रम क्या हुआ। इस संसार में पीने का पानी बहुत, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई समुद्र का पानी इतना % है, साफ पानी जो है 3% है, लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा कि साफ पानी में पानी के अवरोही क्रम को बताइए, यानी सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स में, इसके बाद कहां है, इसके बाद कहां है, इसके बाद कहां है। यानी वो आपसे रीजनिंग पूछ रहा है। रीजनिंग में आपके पास जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो वो आपको दंड भी देता है, निगेटिव मार्किंग का 1/3 पॉइंट निकाल लिए जाते हैं, ताकि जो सही मामले में रीजनिंग कर सके वही इसके अंदर जा सके। यानी जब प्रीलिम्स की आप पढ़ाई करो तो उसके सारे तथ्यों को आप खंगालने की आदत डालो। यानी जो प्रीलिम्स होता है वो आपसे पूछता है एनालिसिस पावर। क्या पावर होनी चाहिए आपके अंदर? एनालिटिकल पावर होनी चाहिए। ठीक है, एनालिटिकल पावर, बड़े ध्यान से समझना, एनालिटिकल पावर होनी चाहिए। अब एनालिटिकल पावर आप कैसे डेवलप करोगे, विश्लेषण क्षमता कैसे डेवलप करोगे? कितने लोग मुझे बता सकते हैं उनकी एनालिसिस पावर उनको डेवलप करना आता है? चलिए, कितने लोग जानना चाहते हैं, जल्दी मुझे बताएं। यस सर, वी वांट टू डेवलप एनालिटिकल। इसके बिना प्री नहीं निकल पाएगा। प्री बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं। 13 लाख सबसे टफ अगर कोई चीज है तो वो प्रीलिम्स है। सबसे टफ जो है वो प्रीलिम्स है। राइट, अब देखो जरा इसको ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स एनालिटिकल पावर को डेवलप करने के कुछ स्टेप होते हैं। मैंने अभी एग्जाम्पल लिया कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर
उसका आरोही या अवरोही क्रम पूछ रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर किसमें है। किताब में लिखा हुआ है कि इतने परसेंट हमारा जल जो है लवणी है यानी सॉल्ट है और इतना हमारा फ्रेश है। 97 हमारा जो है वो फ्रेश वाटर नहीं है, केवल 3% हमारा फ्रेश वाटर है। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो 3% फ्रेश वाटर है उसमें भी वो किस किस रूप में है। अब बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। अब एक जो जनरल स्टूडेंट होता है जो एनालिटिकल पावर डेवलप नहीं करता है वो इसको एज अ फैक्ट याद कर लेता है। बोलो एनसीईआरटी में भी लिखा है हाँ या ना, हर किताब में लिखा हुआ, तो वो इसको याद कर लेता है कि भैया 97% जो हमारा नॉन फ्रेश या सॉल्टी वाटर है, 3% हमारा फैक्ट वाटर। आपने इसको रट लिया, सोचा कि अब एग्जाम पे हम निकल जाएंगे। लेकिन यूपीएससी ने क्या कहा, यूपीएससी उस समय सीरियस स्टूडेंट ढूंढ रहा है। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो यूपीएससी ये कह रहा है कि जब वो 3% की बारी आई तो 3% में एक छोटी सी फोटो दी हुई है एनसीईआरटी में, लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो बोल रहा है कि ये 3% को एनालिसिस किसने किया। अब जो एनालिटिकल पावर होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चनिंग माइंड। क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चनिंग माइंड बोलते हैं। यानी ये प्रश्न पूछता है। तो ये क्या काम करेगा, जो एक स्टूडेंट होगा जो इसके पास एनालिटिकल पावर है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं। ये प्री मेंस इंटरव्यू ये सब चैनल पे बताते रहते हैं, लेकिन ये प्री क्या है और इसको कैसे क्रैक करना और इसके लिए क्या पावर डेवलप करनी है तुम्हें कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, ऊपर ऊपर सब बता देंगे इतने मार्क्स का होता है, ये होता है, तुम सोचोगे भैया यही तो आईएएस है, और जब अंदर जाओगे वही किताबें तुम्हारी कब्रगाह बन जाएंगी, वही तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगी और उन्हीं किताबों से तुम्हें अपना बेस्ट निकाल। अब देखो ये दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो जो क्वेश्चनिंग माइंड होता है वो क्या काम करेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा। बोले यार ये 3% लिखा तो है, लेकिन इस 3% में कितना पानी कहां है, कितना पानी कहां है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चनिंग माइंड। कितना पानी कहां है, तो ग्लेशियर में कितना परसेंट है, रिवर्स में कितना परसेंट है, लेक्स में कितना परसेंट है, अंडरग्राउंड कितना परसेंट है, दिया हुआ। और इसी को यूपीएससी वालों ने क्या क्वेश्चन बना दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। समझ गए? इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एनालिटिकल पावर डेवलप करना चाहते हैं, सो आपको यहां पर फैक्ट्स के साथ एनालिटिकल माइंड डेवलप करना, यानी क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। जैसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन आप जानते हैं, अदापा कार्तिक ने कहा क्या, व्हाट, क्यों, कैसे, कब, कहां, किस लिए, किसके द्वारा, किसका, इन शब्दों को लिख लीजिए, लिख लीजिए, इनका एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। हर चीज, हर जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने आ रहा है उनके सामने ये क्वेश्चन डाल दीजिए। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से ही मैंने यूपीएससी टॉप किया है। अदापा कार्तिक ऐसे बोले, मेरे पास कुछ ऐसे विशिष्ट सर्वेंट थे जो मुझे इन्होंने यूपीएससी का मालिक बना दिया। तो ये चीज अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। क्या, क्यों, कैसे, कब, इसको हम लोग एनालिटिकल माइंड का फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपने अगर ऐसा कर लिया तो आप फैक्ट्स सिर्फ रट के नहीं बैठेंगे, आप क्या करेंगे, फैक्ट्स के साथ एनालिसिस करना शुरू कर देंगे। रीजनिंग माइंड, रीजनिंग का मतलब ही होता है प्रश्न पूछना, जो चीजें देख रहे हो उसमें ऑब्जर्वेंट होना, विश्लेषण की क्षमता लेकर आना। तो आप क्या करेंगे, ये पहला स्टेज है। अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है या किसी भी इंफॉर्मेशन पे अपना कॉन्सेप्ट बनाना है, आपके अंदर ये आदत होनी ही चाहिए। तो जल्दी से ये सारे क्वेश्चन लिख लो, हर चीज में डाल दो। आप किताब उठाओ, मान लो मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, पेंसिल ले लो और एक बुक ले लो, कोई भी एक बुक तुम्हारे सामने है, और इसमें कोई मेजर तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, तुम्हें लग रहा है कि ये मेजर कॉन्सेप्ट है, तो मेजर कॉन्सेप्ट में पहले ही जब पहली रीडिंग करो, मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि एक रीडिंग करनी है, जब एनसीईआरटी वाली क्लास मेरी हुई थी तो मैंने उसमें पेंसिल से यही लिख लो कि क्या, क्यों, कैसे। मैं जब पढ़ूंगा तो आंसर को इसी के साथ पढ़ते जा रहे हो। अब मान लो वहां पे पढ़ रहे हो, पहले लाइन डिफिनीशन की है, क्या में डाल दिया, कोई डेट आई, ठीक है, तो ये हुआ, आपने कब डाल दिया, वेन हुआ, वेन, तो ये इस तारीख को ये जो है वो घटना हुई थी या युद्ध हुआ था फलाना, क्यों हुआ था, लड़ाई के पीछे कारण क्या था, आपने यहां मेंशन कर लिया। ठीक है, कैसे हुआ था, उसके वॉर की स्ट्रेटजी क्या थी, आपने इस पे कर लिया कि भाई उस समय कोई घटना, मान लो वर्ल्ड वॉर थी तो ऑस्ट्रिया में कुछ घटना हो गई, आपने उठा के इसमें डाल दिया। ठीक है, कहां हुई, उस जगह पानीपत पे हुई या यहां पे हुई, यूरोप में हुई, किसके लिए हुई, तो आपने क्या किया, बेसिक बेसिक हिस्से में तोड़ दिया। अब आप देखेंगे कि आपकी इंफॉर्मेशन बहुत बारीक हो रही है, या किताब अगर आपकी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं कर पा रही तो आपने टीचर के पास जा रहे हो, करो सर हमें बता दो कि हमें ये इंफॉर्मेशन और कहां से मिल सकती है।
राइट। तो आप ये देखिए, इतना मजा आने वाला है आपको कि अब आपके पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। कितने लोग इसको ट्राई करेंगे, जल्दी से मुझे बताएं। सब लोग, कितने लोग इसको ट्राई करेंगे आज से? न्यूज़पेपर उठा लीजिए, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में ट्राई कर लीजिए। कितने लोग करेंगे, सब लोग मुझे बताएं। और जो लोग गुरुकुल के साथ जुड़ना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो सभी फॉर्म भरते रहेंगे अपना। कितने लोग इसको ट्राई करने जा रहे हैं? देखें जरा कितने लोग हिम्मत है। सबने कहा ना सर मैं टॉप 10 में आना चाहता हूं, टॉप करना चाहता हूं। देखिए जितने लोगों ने टॉप करने के लिए बोला था, उतने लोग इसको ट्राई करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या डर के मारे बैठ जाएंगे अब घर में? ये भी देखना बड़ा जरूरी है। चलिए मुझे बताइए। अब आ जाते हैं कैसे हम इसको क्रैक किया जा सकता है। सबसे पहला, नंबर 1, टिप नंबर 1, चूंकि ये देश का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है, तो हमने प्री समझ लिया। अब प्री के साथ हम दूसरा समझते हैं कि हम ये सारा टाइम मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, इस पे जरा देख लें। अब हमने जब प्री को समझ लिया, तो हम जरा मेंस को भी समझ लेते हैं कि मेंस हमारे लिए कैसे काम करेगा। क्लियर? तो मेंस इसका उल्टा हो गया। प्री में आपने क्या किया? एनालिसिस किया, एनालिसिस किया। ठीक है, कि भाई ये चीज कैसे होती, क्यों होती, कब होती, कहां होती, किस लिए होती। आपने उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया। किसी भी घटना को, स्वतंत्रता आंदोलन था, मान लो भारत का स्वतंत्रता या गांधी का आंदोलन था, तो क्यों हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, किस लिए हुआ, किसके कारण हुआ, घटना कौन सी हुई, तो आपने ये सारी चीजों को तोड़ लिया। अब जरा देखो, तो मेंस क्या होता है? एनालिसिस के बाद होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस। अब अंतर समझो, क्यों आपका व्यक्तित्व तैयार कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है एक डीएम इतना हल्का फुल्का आदमी होता है, आप उसको फॉलो करते हो? डीएम उस कहते हैं ना जिले का राजा होता है, प्रथम नागरिक होता है, इतनी पावर होती है, उसकी उंगली के इशारे से सारी चीजें होती हैं। तो आखिर वो पावर तुम्हें दी क्यों जाएगी? जो व्यक्ति पावर धारण ही नहीं कर सकता, उसको पावर क्यों दी जाएगी? एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, ये ग्लास है। अब इस ग्लास की कैपेसिटी 100 ml है, और अगर इसमें मुझे 1 लीटर पानी डालना है, यानी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी देनी है, लॉ एंड ऑर्डर की, प्रशासन की, सभी गरीबों की, सरकार की जो जनहित की योजनाएं उनकी, बजट की, फाइनेंस की, ठीक है, हर चीज की, डेवलपमेंट की, जो वहां का धरोहर है, जो पुरातात्विक, उन सबकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी एक आदमी के कंधे पर डाली दी गई, वो डीएम है तुम्हारा। अब तुम इस ग्लास के अंदर 100 ml पानी डालना, 1 लीटर पानी डालना चाहते हो, इसकी कैपेसिटी क्या है? 100 ml है केवल। अब इसमें 1 लीटर पानी आएगा? ये इस एग्जाम को समझो, इसमें 1 लीटर पानी आएगा? कभी नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा? इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा कि 1 लीटर पानी इसके अंदर लाकर डाला जा सके। अदरवाइज क्या होगा? 100 ml के ऊपर कोई भी पानी बाहर ये गिरा देगा। यही है यूपीएससी, यही है यूपीएससी का एग्जाम। यही आपके व्यक्तित्व को इतना मॉडिफाइड कर देता है, इतना विस्तारित कर देता है, जो आपको कहीं भी ले जाकर रख सकता है। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंथेसिस पावर होनी चाहिए, सिंथेसिस पावर होनी चाहिए। यानी आपने जो अलग अलग टुकड़े जोड़े हैं, उनको आप जो तोड़े हैं, उनको जोड़कर आपको अपना आंसर लिखना है। इसमें अलग अलग अवधारणाओं को मर्ज करके 150 वर्ड, 200 वर्ड के अंदर लाने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अब देखो, बिल्कुल उल्टा प्रोसेस हो गया है। वहां आपने रीजनिंग किया, किसी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा, अब इनको वापस रीअरेंज करना है, यानी वापस इसका क्या करना है? संश्लेषण करना है, वापस इनको नए तरीके से जोड़ना है। वो जो डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। वो कह रहा है कि ये फलाना लोकहित की योजनाएं भारत के बजट पर भारी पड़ेंगी, तो आपको उसका निगेटिव बनाना है। अगर वो आपसे कह रहा है कि ये योजना लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी, तो सेम का पॉजिटिव बताना है। आपको बताना है कि ये बांध बनाने से सिंचाई परियोजनाओं, बिजली परियोजनाओं में बहुत फायदा मिलेगा। वही कह रहा है कि ये बांध जो है वो एनवायरमेंट का डिजास्टर होगा। सेम चीज पर चाहे वो पॉजिटिव पूछे, चाहे वो निगेटिव पूछे, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि आप उसके डिमांड को पूरा कर सको। अगर पूरा कर ले गए तो तुम्हें कोई भी सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। यही होता है सिंथेसिस, यानी जोड़ना और अपनी बात को बिना बोले शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना, क्वेश्चंस के माध्यम से व्यक्त करना। और यही पावर जो होती है वो आपके अंदर एक बहुत बड़ी सिंथेसिस पावर क्रिएट करती है। तो मेंस क्या है? सिंथेसिस है।
सिंथेसिस है। तीसरा स्टेज जो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू, अब लिख लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया, साक्षात्कार की बारी आई। साक्षात्कार बेसिकली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है। आप रोबोट नहीं, इंसान है। और जब मैं इंसान की बात करता हूं, अब देखो व्यक्तित्व में, अब आप बहुत पढ़ने में अच्छे हो गए, आपने घंटों पढ़ाई की, ऑब्जेक्टिविटी अच्छी है, सब्जेक्टिविटी आपकी अच्छी, यानी आपने किसी कॉन्सेप्ट को विस्तार देना सीख लिया। तो प्री से उल्टा मेंस हुआ। प्री में गए थे, आपने एक सही आंसर ढूंढा, यहां पर एक जो है क्वेश्चन को आपने 150-200 वर्ड में लिखा। अब यहां देखो क्या है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं, आपके पास कितनी क्षमता है। अब इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू बताता है कि एक प्रशासनिक व्यक्ति के रूप में, आप एक व्यक्ति हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है, आप एक आईएएस बनना चाहते हैं और आपको बड़े महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे, और आप कौन से क्या बनने जा रहे हैं? आप लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, लोक सेवक। अब इस लोक सेवक को, जनता को डील करना, ध्यान से समझना इंटरव्यू को, 275 नंबर को समझने की कोशिश करो। अब इसके सामने एक दिन में बहुत अलग अलग लोग आ रहे हैं। ये बहुत गुस्सैल आदमी है, ठीक है, एकदम गुस्से में है, दुखी है, इसको मदद की जरूरत है। ये माफिया है, ये अभी आया है, माफिया है, मूंछों को ताव देकर जो है तुम्हें धमका रहा है कि हमें जो है रेत निकालने दो, हमें ये करने, तुम्हारा ऐसे तैसे कर देंगे, हमारा कॉन्टेक्ट ऐसा है। तो तुम्हारे सामने एक दिन में ढेर सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। कोई मदद मांग रहा है, कोई तुमसे दबाव डाल रहा है, कोई जो है वो फलाने जो है वो माफिया है, कोई जो है वो दुखी इंसान है, कोई बहुत क्रोधी इंसान है, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया। अब एक दिन में तुम्हें बहुत से लोगों से डील करना है। तो माना जाता है कि एक व्यक्ति जो होता है उसके अंदर कई गुण होते हैं, जैसे वो अपने क्रोध को कितना नियंत्रित कर सकता है। पता चला मारना शुरू कर दिया इसको पटक के, वो कितना हाजिर जवाब है, वो कितना मैनिपुलेट कर सकता है, हाजिर जवाब है, ठीक है, कि वो किसी तनावपूर्ण सिचुएशन को भी वो अपने बस में ले ले, क्योंकि कम्युनिकेटर वो अच्छा होना चाहिए, वो एक अच्छा प्रशासक होना चाहिए, लोगों को समझा सके, साथ साथ उसकी बात में कितनी सच्चाई है। देखिए जब कोई व्यक्ति बोलता, अच्छा ओरेटर होता है, तो लोग उसकी बात को फॉलो करने लगते हैं, उसकी बात को दिल पे ले लेने लगते हैं। तो अगर आप जनता के बीच में, आपका संवाद बहुत अच्छा है, आपके व्यक्तित्व के साथ वो जुड़ रहा है, तो आप कहेंगे कि भाई देखिए मैं ये इसलिए ये जो है वो सड़कें चौड़ी कर रहा हूं, ये मकान गिरा रहा हूं ताकि सड़कें चौड़ी हो सके और आपको अच्छे मकान मिल सके। तो लोग आप पर विश्वास करेंगे, और जब विश्वास करेंगे तो आपका वो जो प्रतिरोध होगा वो कम से कम करेंगे। बड़ी ध्यान से इस बात को समझना। तो ये सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। वो हंसमुख भी हो, ठीक है, वो सही तरीके से जवाब भी दे सके, वो जल्दी इरिटेट ना हो। तो ये सारे गुण एक अच्छे प्रशासक के रूप में देखे जाते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस समय हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट शुरू होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो ये होता है कि प्रशासक के रूप में, ठीक है, आपके अंदर ये गुण होने चाहिए। अब ये आपके क्वेश्चन आंसर में नहीं पता चल रहा है। अब आप एक बोर्ड के सामने बैठते हो और वो आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक प्रशासक के रूप में आप भगवान नहीं हो, आप इंसान हो, आपसे गलतियां होंगी। तो क्या आप अपनी गलतियों पे माफी मांगने की क्षमता रखते हो? बहुत लोग नहीं करते, अहंकार होता है, अरे मैं कैसे माफी मांग लूं, गलत होने के बावजूद भी। हाँ या ना मुझे बताते रहिएगा। कई बार आप घर में भी गलत होते हैं, अरे हमने नहीं किया, कोई बर्तन टूट गया, हमने नहीं तोड़ा, सीधे सीधे बोल जाते हैं। तो एक प्रशासक के अंदर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप जवाब नहीं दे पाए, अब आप घबराना शुरू हो जाते हैं, आप उल्टे सीधे जवाब दोगे। लेकिन जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कहेगा सॉरी सर, मैं इस सवाल का जवाब नहीं जानता हूं, मैं सीखने की कोशिश करूंगा। साथ साथ वो आपसे बहुत इरिटेटिंग क्वेश्चन करते हैं, आप उसको मुस्कुराते हुए, आप पेशेंस नहीं खोल रहे, अरे तुम्हारी ऐसी तैसी कुर्सी की भाड़ में, आप तुम्हें बता रहे हैं तुम बाहर निकलो, ये नहीं कर सकते। आप पेशेंस अपना लूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं, आप लोक सेवक हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आपके ऊपर हर समय दबाव होगा, आपको कूल और काम रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है, सिचुएशन को बातों से डील कर लेना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। अब सोचिए आपके व्यक्तित्व में वो क्या क्या चाहते हैं, और इससे बड़ा सबसे बड़ी बात चाहते हैं धैर्य, कि फेल हो जाओ, इंटरव्यू में पहुंच के फेल हो गए, नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर से प्री से शुरू करना है। तो धैर्य आपसे वो सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो अगर आप इन गुणों के साथ हो, यूपीएससी आपको स्वागत करता है कि आ जाओ भैया, इसमें हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। कितने लोगों को लगता है कि वो अपने व्यक्तित्व में इन गुणों को सामने लेकर आए? जैसे कुछ लोग अपने कमरे में होते हैं, भैया क्या लोक सेवक हो, जनता के बीच में, जैसे कमरे में बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन 4 लोग के बीच में बोलते हैं बोलो बोलो अरे थोड़ा सा तो बोलो, चढ़ जाना, ठीक है। तो वो क्या होता है अपना, नहीं हम आज नहीं बोलेंगे। तो ये भी नहीं होना चाहिए। भाई पता चला जनता गुस्से में है, घेराव कर रही सड़क का, आपको सबको संबोधित करना है,
ठीक है, अब यहां अपने कमरे में भैया दबा के बोल रहे थे अरे चलेंगे आज जनता को समझा देंगे कर देंगे, और वहां जैसे गए पीछे तुम्हारे जो पुलिस वाले हैं, जो तुम्हारी टीम है, वो सोच रही हाँ साहब बहुत बढ़िया, अंदर कमरे में तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, अभी जाएंगे सारी समस्या का समाधान कर देंगे। और साहब गए, बोले साहब चढ़िए मंच पे और बोलिए जनता को। अब वहां जनता करिए टुकुर टुकुर तुम्हें देख रही है, तुम कमरे में बोलना ठीक था, यहां कैसे बोले, तो क्या होगा, मामला खराब हो जाएगा। सो यू हैव टू बी, एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सारी चीजें इनबिल्ड की जाती है। इन सबको तैयार करने के बाद जो पैकेज तैयार होता है उसको क्या होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी कहा जाता है। ये पैकेज होता है व्यक्तित्व का, इसीलिए समाज में इतना सम्मान होता है। जब भी कोई आप देखेंगे कई पिक्चरें उच्चरे, अरे भैया आईएएस हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बड़ा सम्मान की नजर से उसको देखा जाता है, एक बहुत ही, आज भी ये बहुत बड़ा रुतबा माना जाता है। मानते हो कि नहीं मानते हो, तो ये बड़ा रुतबा माना जाता है। खासतौर पे पूरे देश में भी अगर देखो तो आज मध्य वर्ग के लिए सबसे बड़ा सपना ये होता है, क्योंकि जो आपका, उनको ये पता होता है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़ी चीजें, सब लोग रिलाई करते हैं आपको, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान आपसे पूछा जाता है, क्योंकि आप हर तरीके से तैयार हो चुके हो। आपकी रीजनिंग, आपकी सिंथेसिस पावर, आपकी कम्युनिकेशन पावर, आपके अंदर सभी प्रेशर को झेलने का गुण, ये सब कुछ आपके साथ जुड़ा होता है। तो ये वजह होती है कि पूरे सम्मान, जो पूरा देश जो होता है, ये जो भारतीय सिविल यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं या यूपीएससी के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको बहुत सर आंखों पे बिठा के रखता है। तो ये आपको भी मिल जाएगा, लेकिन आप इसके लिए कितना तैयार हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम आ जाते हैं और यूपीएससी की रणनीति में इसको समझते हैं। जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज स्टार्ट अर्ली, यानी वो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें। कारण क्या है, अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। जो पहला, जिसमें मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा, स्टार्ट अर्ली, यानी जल्दी से जल्दी शुरू करें। क्यों, अब जरा ध्यान से देखिए, मुझे व्यक्तित्व निर्माण करना है, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, ठीक है, व्यक्तित्व निर्माण करना है, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें मैंने कोई सिलेबस पूरा कर लिया और मैं आईएएस बन जाऊंगा। तो सबसे अभी जो चैट जीपीटी ससुरा फेल हुआ है, ठीक है, जो चैट जीपीटी जो फेल हुआ है ना, तुमने देखा वो सारा एग्जाम क्रैक कराया, सारा एग्जाम, बार काउंसिल का भी अभी जो चैट जीपीटी 4 जो है उसको क्रैक कराया, मेडिकल, इंजीनियरिंग, फलाना ढिकाना सारा क्रैक कर लिया। लेकिन जैसे वो यूपीएससी देने आया, लास्ट क्लास ली थी ना, उसकी हालत खराब हो गई, प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाया, और लिखा उसने कि भैया ये एग्जाम फैक्ट्स का एग्जाम नहीं है। चैट जीपीटी जो है उसने जब लिखा कि भैया एग्जाम, हमारे पास दुनिया भर की नॉलेज है, हम भैया मशीन लर्निंग पे हैं, लेकिन इस एग्जाम में इमोशनल क्वेश्चन, एनालिटिकल पावर, ठीक है, व्यक्तित्व का इम्तिहान, और बोला मेरे पास तो व्यक्तित्व ही नहीं, मेरे पास वो पर्सनालिटी नहीं है कि मैं सिचुएशन बेस्ड आंसर दे सकूं, मैं डिमांड बेस्ड आंसर दे सकूं, मेरे पास तो इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, मैं फैक्ट प्रोसेस कर सकता हूं। यही अंतर तुम लोग नहीं समझ पाते हो। तुम्हें लगता है कि कुछ किताब खरीद ला है, सिलेबस रख लिए सामने, अब आईएएस तो बन ही जाएंगे। वो जो तुम्हें अपने अंदर बिल्ड करना होता है वो बिल्ड नहीं कर पाते हो। और जब व्यक्तित्व निर्माण करने की बारी आती है तो व्यक्तित्व निर्माण जो है वो ताजमहल की तरह होता है, गुप्ता जी के मकान की तरह नहीं होता है। गुप्ता जी का मकान 4 महीने में बन जाएगा, ताजमहल बनने में समय लगा था। तो ये क्या होता है, ये समय मांगता है आपसे, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ये आपसे समय मांगता है। तो उस समय को आपको देना पड़ेगा, टाइम, तभी जाकर व्यक्तित्व निर्माण होता है। तो वो जो समय होगा जिसमें आप अपनी रीजनिंग पावर, आप सिंथेसिस पावर, पर्सनालिटी, स्पीकिंग पावर, पढ़ने की क्षमता अपनी, आप सोचो कितने, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने टाइम टेबल बनाया कि 12 घंटे का, और 12 घंटे पूरे कर लिए, 2-4 दिन पूरे किए होंगे, लेकिन तुमने देखा होगा फिर कंसिस्टेंसी टूट जाती। मुझे बताना अगर मैं सही बोल रहा हूं तो। फिर 2-4 दिन बाद गैप मिलता, फिर होता अरे यार मैंने टाइम टेबल बनाया, मुझे फॉलो करना है, फिर वो शुरू करता है। तो टाइम टेबल का उसका ग्राफ ऐसे होता है कि शुरुआत में वो जाता है, फिर डाउन, फिर कुछ दिन गैप, फिर उठा, फिर जाता है। तो आपने देखा होगा कि उसकी जर्नी ऐसे नहीं होती है। उसकी जर्नी क्या होती है, कभी व्यवधान आ गया, कभी घर वालों ने डिस्टर्ब कर दिया। अभी मैं गुरुकुल की काउंसलिंग कर रहा हूं, जो बच्चे गुरुकुल के लिए इंटरेस्टेड है वो फॉर्म भर रहे हैं, उनके साथ काउंसलिंग कर रहा हूं। मोस्टली की एक ही प्रॉब्लम आ रही है, माहौल उनको नहीं मिल रहा है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दिक्कतें क्या है, घर वाले काम पे लगा दे रहे हैं, आसपास दोस्त डिस्टर्ब कर रहे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं, कोई ना कोई डिस्टर्ब, हाँ या ना मुझे बताते जाओ, डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं जो है वो सामने आ जा रही हैं। तो ये क्या होगा, गुरुकुल में हम वही माहौल पैदा कर रहे हैं। गुरुकुल में टीचर्स, मेंटर, गाइड, ये सर के ऊपर बैठे रहेंगे। तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं भी है तो तुम्हें बिठा के पढ़ाएंगे। आंसर नहीं लिखते हो, लिखवाएंगे। कई बच्चों ने कहा सर हमने आंसर लिखा, 1-2 दिन जोश में लिखा, फिर सर नहीं लिख पाए।
क्वेश्चन करते थे, एक दो दिन किया, नहीं कर पाए, बोलो ये समस्या आ रही है। तो वो कंसिस्टेंसी लाने का नाम माहौल है। गुरुकुल का बैच वही बैच है जो सभी स्टूडेंट माहौल चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे सर के ऊपर कोई अनुशासन के साथ ये लेके टाइम टेबल बैठे, अब तुम्हें उठना है, अब तुम्हें खाना खाना है, अब तुम्हें पढ़ाई करनी है, अब आंसर राइटिंग करनी है, तो वो गुरुकुल है, वही गुरुकुल है। तो वो चीज तुम देख रहे हो कि बार बार जब तुम यहां जीरो हो जा रहे हो, वापस लौटने में, तैयारी करने में तुम्हें फिर से ज्यादा समय लग रहा है। इसीलिए जो तुम टाइम अपने आप के लिए बनाते हो उससे ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए जब भी आप तैयारी शुरू करें, समय लेकर तैयारी करें। ये वीडियो रील्स देखकर नहीं होगा, करे यार 2023 में शुरू करें, 24 में आईएएस बन जाएगा भाई। क्योंकि आप ह्यूमन हैं और आपकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको परेशान करती हैं। यस या नो? तो अभी भी जब भी आप तैयारी करें, ध्यान से करें कि आप कैसे अपनी तैयारी को आगे लेकर जा सकते हैं। डन है? तो आज मैंने ये फर्स्ट पार्ट खत्म किया, प्री मेंस और इंटरव्यू के सेक्शन के बारे में बताया। अब आगे बताऊंगा कि अपने अंदर कौन सी हैबिट्स को डेवलप करना है रैंक 1 लाने के लिए। एग्जाम क्या था वो मैंने आपको समझा दिया, अब आपको हैबिट्स डेवलप करनी होगी कि अगर मेरे अंदर ये आते हैं तो फिर यहां से मुझे सक्सेस हर हालत में मिल जाएगी। और गुरुकुल बैच उन्हीं के लिए है जो वाकई में माहौल चाहते हैं कि मुझे पढ़ने का माहौल मिले, मुझे कोई टीचर या कोई मेंटर मेरे सर के ऊपर बैठे, मुझसे आंसर राइटिंग कराए, मुझे बताए कि कब मुझे मेडिटेशन करना है, कोई मुझे जाकर खड़ा कर दे, बोले सबके बीच में बोलना है, मेरी हेजिटेशन को खत्म करे, किसी के साथ मैं अपना दुख दर्द बांट सकूं, मैं बता सकूं कि मैं इस कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं। तो टीचर, मेंटर, लाइब्रेरी प्रोग्राम, यहां स्वागत है आप सभी का गुरुकुल में। फॉर्म जो दिए जा रहे हैं उस पर आप भर सकते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे गुरुकुल के लिए, पहले काउंसलर आपकी काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा और वहां पर मैं आपकी प्रॉब्लम को सुनने और जानने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो लोग इसमें अभी एडमिशन ले लेंगे उनकी काउंसलिंग मेंटर्स करेंगे, यानी सबकी एक अलग प्रोफाइल, एक अलग डायरी तैयार होगी। और ये ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आपको छोटे बच्चों की तरह डायरी भी दी जाएगी। आप क्या करते हैं, आज आपने कितना काम किया, पानी कितना पिया, हेल्थ पे आपने कितना फोकस किया, आपको वो डेली भर के लाना पड़ेगा और डेली चेक कराना पड़ेगा। ये भी स्थिति है। तो ये वही लोग जो हैं आए जो तैयार हैं। अब जैसे इसमें फीस 1.5 लाख है, लेकिन जो लोग काउंसलिंग सेशन में आते हैं उनको डिस्काउंट भी मिलता है। अगर मुझे लगता है कि ये कैंडिडेट अच्छा है, मेरे मेंटर्स को लगता है कि ये मेरे सवालों का जवाब दे पा रहा है या इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, तो उनको फीस में डिस्काउंट भी अवेलेबल है। बट यहां पर जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग ही होगा। क्लियर है? तो जो लोग इसके साथ इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म भी भर सकते हैं या दिए गए नंबर पे वो कॉल भी कर सकते हैं। गुरुकुल वाई आपको भरना होगा, यस वी आर वांट टू एंटर इनटू द क्लास। और जो लोग अभी फाउंडेशन 1 ईयर में ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं फाउंडेशन बैच के लिए ऑनलाइन, जिसकी फीस अब 40,000 कर दी गई है, वो स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे 26 तारीख को। 26 तारीख को उजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे स्कॉलरशिप टेस्ट है, जहां पर पहले 200 स्टूडेंट को जबरदस्त डिस्काउंट मिलने जा रहा है, बंपर डिस्काउंट मिलने जा रहा है। सो यू कैन बी द पार्ट। जिसको भी पैसे की प्रॉब्लम है, जिसको लगता है कि वो गुरुकुल में नहीं पढ़ाई कर सकता 1 साल, वो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है और उसमें भी उसको बढ़ी हुई फीस में समस्या है, तो हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि आप कितना आईएएस के लिए तैयार हो। ठीक है, आप कितने, आपके अंदर टेम्परामेंट है। तो जो लोग इसमें उजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे 26 तारीख को टेस्ट देंगे उन सभी को फीस में जबरदस्त डिस्काउंट है। खासतौर पे कई बच्चे पूछ रहे थे, तो अब करिए। आपके पास दोनों ऑप्शन है। जो लोग यहां आकर हमारे संरक्षण में पढ़ाई करना चाहते हैं, एक गुरुकुल की व्यवस्था में पढ़ाई करना चाहते हैं, एक अलग ही माहौल में पढ़ाई करना चाहते हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, फॉर्म भरिए, दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए ताकि आपकी काउंसलिंग हो सके। तो गुरुकुल में जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं उनकी फर्स्ट काउंसलर के साथ बातचीत होगी, फिर दूसरा मेरे साथ बातचीत होगी, और जो लोग एनरोल हो जाएंगे उनको मेंटर के साथ उनके प्रोग्राम की शुरुआत कर दी जाएगी। और फिर मिड ऑफ द अप्रैल से आप यहां पर आकर पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? अगले 2 से 3 दिन में मैं कॉन्सेप्टर बैच लॉन्च करने जा रहा हूं। ठीक है, तो और हां, जो कॉन्सेप्टर के स्टूडेंट हैं उनको अलग से डिस्काउंट है, यानी वो डिस्काउंट पे उनको डिस्काउंट है। जो कॉन्सेप्टर मेरे साथ 1 साल पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है ये, क्योंकि उनका बेस तैयार हो चुका है। उनके लिए तो ये मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनके सर पर कोई बैठ जाए या उनके जो है उनको लगातार काम कराए, एक सख्त माहौल में उनको रखा जाए, तो डेफिनेटली वो सेलेक्ट होकर निकलेंगे।
राइट। तो चलिए जुड़ते हैं, और ऑनलाइन कॉन्सेप्टर के नए बैच की अनाउंसमेंट जल्दी होने जा रही है, तैयार रहिए 2 साल के लिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा सभी दोस्तों से, और करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो एक और चैनल है ओजांग सर लाइव का, आप ओजांग सर लाइव का चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर दीपक सर लगातार एडिटोरियल एनालिसिस करा रहे हैं, तो ये क्लासेस आपकी छूटनी नहीं चाहिए। आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें और दीपक सर के साथ जो है वहां उनकी लाइव क्लास को देखना शुरू कर दें। हिंदू का एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके नोट्स वो आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ वो आपसे क्वेश्चन भी इस पे करा रहे हैं। तो अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है ओजांग सर लाइव, प्लीज इसको आप आज सब्सक्राइब कर लें, मैं देखना चाहता हूं। और दीपक सर की जो क्लासेस हैं जो आपको बहुत मदद करने वाली हैं, वो आपको यहां पर अन्य भी शिक्षकों की क्लासेस, खासतौर पे मैपिंग की क्लासेस आपको यहां पर मिल जाएगी। तो आज ही इसके साथ जुड़े और साथ ही साथ ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस पर ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे हैं। और आज शाम को 6 बजे इसी चैनल पे, आईएएस विद ओजांग सर के चैनल पे शाम को क्विज हो रहा है, और कौन बनेगा जिलाधिकारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखता हूं आज कितने बच्चे कौन बनेगा जिलाधिकारी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उन क्वेश्चंस की जो डिटेलिंग है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो यहां पर फ्री क्विज में आपको क्विज प्रैक्टिस में मिल जाएगी। तो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। और आज शाम को 6 बजे कितने बच्चे ने क्वेश्चन किया, मुझे सब लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि कितने बच्चों ने आज जो है वो टेस्ट, कल उन्होंने टेस्ट दिया था, और 10 में से उनके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं, कितने सभी हैं, जब मुझे बताएं। आज शाम को, कल शाम को कितने लोगों ने टेस्ट दिया था, वहां पर सर के साथ क्लास ज्वाइन की थी, और उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 10 में से 8, 9, 7, 6 कितने हैं, कितना सही जा रहा है। और वो अपना एक एक्सेल बनाकर उसमें मेंटेन करें। जो लोग रेगुलर हैं, शाम को 6 बजे इसी चैनल पे आज भी क्लास होगी, तो आप इस क्लास को छोड़िएगा नहीं। और उसकी शीट बनाइए, जैसे मान लीजिए पहले दिन आपका 10 में से 5 क्वेश्चन सही हुआ, दूसरे दिन 10 में से 6 सही हुआ, इसको इंप्रूवमेंट करिए। करंट के क्वेश्चन के लिए आप लोग जा सकते हैं ओजांग सर लाइव का चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर सारी क्लासेस दीपक सर की अवेलेबल है, इनको देख लीजिए। शाबाश, जैसे जो है चित्रंजन ने लिखा है सर 10 में से 6 क्वेश्चन, शाबाश। नेहा ने लिखा 10 में से 7 क्वेश्चन, वेरी गुड। 10 में से 9 क्वेश्चन, मेघा ने लिखा 10 में से 8 क्वेश्चन, वेरी गुड। मुस्कान ने 10 में से 9, शाबाश, ठीक है। और ये नवेंद्र कुमार ने 10 में से 5 क्वेश्चन, इसका मतलब इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। इसको आप दोबारा भी जाकर दे सकते हैं, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पर ये सारे टेस्ट अवेलेबल है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो और कितने लोग हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और गुलशन रानी ने लिखा है 10 में से 6 क्वेश्चन, वेरी गुड। शिव कुमार 10 में से 8, और ओजांकियन ने लिखा है 10 में से 8, वेरी गुड, शाबाश। आज और आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए। तो सब लोग टेस्ट दोगे आज? तो चलिए आज आप टेस्ट दीजिए, इसमें अच्छे से अपना जो है काम करिए। थैंक यू सो मच।